क्लास में जानेंगे हम मौलिक कर्तव्य के बारे में। किसके बारे में? मौलिक कर्तव्य के बारे में। और ये व्यक्ति विशेष पर लागू होते हैं, किसी राज्य पर लागू नहीं होते हैं। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ हद तक क्या की जाएगी? आपकी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगर आप इनको नहीं मानते हैं तो आपकी क्या है, आप इसमें कोई अगर व्यक्ति नहीं मानता है तो आप क्या उच्च न्यायालय नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये किसके लिए लागू होते हैं? तो एक व्यक्ति विशेष के लिए लागू होते हैं। और ये आपके कुछ जो विचारक मत थे, कुछ उन्होंने कहा था कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पहले जुड़ने चाहिए थे, मौलिक अधिकार के बाद जुड़ने चाहिए थे, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है। क्योंकि अधिकार के बाद क्या आते हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य आते हैं। किसके बाद आते हैं? हमारे अधिकार के बाद क्या आते हैं? मौलिक कर्तव्य आने चाहिए थे। मगर किसके बाद जोड़ा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बाद जोड़ा गया है और 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। किसके बाद? 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो आइए बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। क्या कहते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कहता है मौलिक कर्तव्य? क्या कहा जाता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपके मूल संविधान में नहीं जुड़ा है, ये किस में जोड़ा गया है? तो भाग 4 के काम में जोड़ा गया है और अनुच्छेद आपके 51 के काम है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिए गए। और मौलिक कर्तव्य को लागू करने वाला देश कौन है? तो एकमात्र देश है, वो कौन है? जापान। मौलिक कर्तव्य को लागू करने वाला एकमात्र देश है, कौन है? जापान। फिर ये कब जोड़ा गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, इंदिरा गांधी के समय पर। कब? इंदिरा गांधी के समय पर जोड़ा गया था। और ये किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार सरोवर सिंह की कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार सरोवर सिंह की कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश की थी। मगर कितने का मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। फिर आपकी बर्मा समिति किससे संबंधित है? तो ये भी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इन्होंने इस समिति में कहा गया था कि जो हम राष्ट्र का उल्लंघन करता है, मत देने का अधिकार है, अगर राष्ट्र विरोधी भावना पैदा करता है तो उसके लिए क्या दिया जाए? दंड दिया जाना चाहिए। ये ऐसा प्रावधान किया गया था, मगर उनकी सिफारिश से नहीं, ये किसके? सरदार सरोवर सिंह कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गए थे। तो हमारा जो पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है? संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करते हैं, अगर संविधान का पालन नहीं करते हैं तो आपके साथ में क्या होगी? कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये राज्य के ऊपर और केंद्र के ऊपर डिपेंड करता है, कानून भी बना सकता है। और उसके आदर्श और संस्था, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। जैसे स्कूलों में जो राष्ट्रगान होता है, आपने देखा है प्रत्येक बच्चे को बुलाया जाता है कि राष्ट्रगान होने वाला है, घंटी बजती है तो प्रत्येक बच्चे को बुलाया जाता है कि राष्ट्रगान है। तो प्रत्येक बच्चा जिसको गाना आता है या नहीं गाना आता है, अगर कोई व्यक्ति जो बूढ़ा है या किसी के माँ बाप स्कूल में आ जाते हैं तो राष्ट्रगान के समय उन्हें बैठने नहीं दिया जाता है, उन्हें उसके आदर के प्रति क्या किया जाता है? खड़ा किया जाता है। आपको राष्ट्रगान गाना नहीं आता है तो आप नहीं, कोई बात नहीं है, नहीं गाओ, मगर आप क्या हो जाए? खड़े हो जाए। तो आपने देखा होगा कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो ऐसे खड़े हो जाते हैं सावधान पोजीशन में, आपने देखा है ये। तो ये क्या हमारे राष्ट्र के प्रति क्या आदर करना चाहिए और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपने देखा है कि झंडे को ज़मीन पे नीचे नहीं गिरा देना चाहिए, मगर क्या होता है? 15 अगस्त होता है, बच्चे आपने देखा हो कि झंडे को फेंक देते हैं, कोई झंडे को जला देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देश के लिए क्या आहत होती है, जो व्यक्ति झंडा जला के वीडियो डालता है या कोई व्यक्ति पैर रखता है उस पर, तो हमारे देश के प्रति क्या करता है? वो विरोधी भावना पैदा करता है। फिर आपका दूसरा आता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो हमारे अंदर क्या एक अजीब सी भावना पैदा होती है, देश के प्रति भावना पैदा होती है। जब वो बताया जाता है कि ऐसे ऐसे लड़ाई लड़ी गई थी, कि हमारे जो नेता थे, हमारे सिपाही थी, कितनों ने बलिदान दिया था, तब हमारा देश जाकर क्या हुआ था? आज़ाद हुआ है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। क्या? भारत की एक संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है सॉवरेनिटी, संपन्न, मतलब हमें जाति धर्म के आधार पर क्या करना नहीं चाहिए? भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आपका मान लो कोई मुस्लिम है, आप ईद आ रही है तो ईद बनाओ, हिंदू है
दीपावली आती है आप दीपावली बनाओ, आपका ईद आती है तो आप ईद बनाओ, क्रिसमस डे आता है क्रिसमस डे बनाओ। क्या है, संप्रभुता बनाए रखना है, एकता बनाए रखना है और अखंडता। हमें भाईचारे की भावना पैदा करनी है, हमें देश विरोधी भावना नहीं पैदा करनी है। जिस राष्ट्र में अगर धर्म क्या होता है, धर्म सरपरे हो जाता है तो उस राष्ट्र का विनाश होना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें आतंकवादी क्या हो जाता है, आतंकवादी भावना बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। कोई धर्म के नाम पर, देश के नाम पर क्या हो जाता है, उसमें विनाश की कगार की ओर चढ़ने लगता है। जैसे पाकिस्तान में क्या है, धर्म में तो उसमें आप देखते हैं आतंकवादी अलग वो करते हैं, वहाँ की पुलिस अलग है, वहाँ का जो राष्ट्रपति शासन क्या है अलग कुछ कंडीशन में ही है। देश की रक्षा करने अगर संकट स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में आपने देखा होगा कि हमारी क्या होता है, जब देश की स्थिति की रक्षा की बात आती है तो कई क्षेत्रों में आपातकाल लग जाता है कि नहीं, विद्रोह हो रहा है। जैसे आपका चीन से हमारा युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो इसमें किसकी बात आती है, देश की बात आती है। हमें देश के लिए क्या, रक्षा के लिए क्या होना है, खड़े रहना है। आपने देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जहाँ आपने देखा है कोई आतंकवादी घुस आता है तो उस क्षेत्र के लोग क्या देते हैं, सूचना देते हैं कि यहाँ पर आतंकवादी आ गया या कोई व्यक्ति ऐसा आ गया है जिसे नहीं जानते हैं। तो उसमें क्या होती है, देश की रक्षा की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, सरकार थाने में क्या देते हैं, क्या सूचना देते हैं। फिर पांचवा बात करता है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान ब्रह्मता की भावना का निर्माण करें। जैसे हिंदू मुस्लिम और आपके जो हिंदू का कहते हैं महिलाओं के बीच में क्या, आप देश विरोधी भावना पैदा नहीं करें, धर्म के नाम पर देश विरोधी भावना पैदा नहीं करें। और ये महिलाओं को ऐसा वो ना हो जो महिलाओं को क्या दे, तकलीफ दे। जैसे आपका 3 तलाक का मुद्दा था, इसमें बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी तो सरकार ने इसमें बैन लगा दिया। तो ये भी किससे आता है, आपका मौलिक कर्तव्य 5 से ही रिलेटेड आता है। इस क्या करे, भारत की भावना पैदा करे, मतलब मानवता की भावना पैदा करे, भाईचारे की भावना पैदा करे, देश विरोधी भावना पैदा ना करे। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण मतलब उसे बनाए रखें। मतलब आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे आपका साउथ क्षेत्र में देखते हैं आप, कोई भी आता है सब लुंगी पहन के आते हैं। अगर यहाँ पर लुंगी पहन के घूमने लगो तो आप सोचेंगे अरे ये क्या ड्रामा कर रखा है। आपने देखा जो नकाब पहनती है उनकी क्या एक संस्कृति है, उनके क्या है धार्मिक अधिकार है, उनकी संस्कृति है। जैसे आप देख सकते हैं पंजाब क्षेत्र में क्या है, सारे लोग पगड़ी पहनते हैं। तो अगर कोई पगड़ी पहन के आ जाता है तो अजीबता लगता है ना। तो उनकी क्या एक संस्कृति है, आपने देखा हो वहाँ पर वो लोग वो बनाते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको, अलग उनका अलग कल्चर है, साउथ में अलग कल्चर है। तो क्या हमारी देश की संस्कृति को बनाए रखना है। आपने देखा हो आपके बिहार में आपने देखा हो कि सिंदूर लगाती हैं, वो नाक से लेकर पूरा उसमें लगाती हैं, मांग भर देती हैं यहाँ से लेके उनकी। तो ये उनकी क्या एक इनका कल्चर है। आपने देखा होगा कि जो असम क्षेत्र है, नागालैंड है, पूर्वोत्तर जिन्हें 7 सिस्टर बोला जाता है, वहाँ आप देख सकते हैं कि कोई गले में हड्डी लटकाए हुए घूमता है। कोई ये कहता है कि उसने अपने उसके बाप ने 2 कत्ल किए थे तो उसे 2 बिल्ला लटका लेता है। किसी के बाप ने 4 कत्ल किए तो वो 4 बिल्ला लटका लेता है। उसके दादा ने कत्ल किए थे तो 2। ऐसे वहाँ की क्या अपनी अपनी परंपरा है। कोई हड्डी डाल के घूमता है तो वहाँ की परंपरा है। तो प्रत्येक राज्य में क्या है, एक अलग ही कल्चर देखने को मिलता है। आप चाहें आप उसके नाम क्या कहता, आप किसी का शास्त्रीय नृत्य देख लीजिए, तो प्रत्येक क्षेत्र में क्या अलग ही है। तो हमें क्या उसको बनाए रखना है, क्या उसको समझे और उसको बनाए रखना है। उसका नहीं है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई पगड़ी वाला आ गया तो उसको नहीं पगड़ी मजाक बना रहे हैं, अरे जो ओढ़ रखी है। कोई नकाब पहनता है तो उसको आप गलत नहीं बोल सकते। आप उसका क्या शोषण नहीं कर सकते कि नहीं ये तो गलत है। जहाँ गलत है वहाँ गलत है। जैसे आपके शिक्षण संस्थान में, ये तो शिक्षण संस्थान क्या है अपने आप में राज्य है, वो चाहे नकाब को लागू करे, हिजाब को लागू करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है धार्मिक अधिकार आप पहनो। फिर आपका
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे आप चंदन की लकड़ी काटोगे ना तो आपको जेल हो जाएगी। आप बबूल की लकड़ी काटो, आपको सरकार पर वो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, वन विभाग वाले पकड़ के ले जाएंगे। अगर आप रोड किनारे जो आप पेड़ लगे होते हैं वो किसकी देख रेख में आते हैं, तो वो PWD विभाग की देख रेख में आते हैं। अगर आप वहाँ से लकड़ी काटते हैं तो आपको क्या हो जाएंगे, वो PW वाले पकड़ के ले जाएंगे। तो उनको क्या करना चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रदूषण को सोखता है। किसको सोखता है, ये प्रदूषण को सोखता है। आप आप क्या कहते हैं, जंगल में आप चंदन की लकड़ी काटोगे तो आपको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। आप सागौन की लकड़ी काटोगे तो उसको आप क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। फिर उसके संवर्धन की, आप वन्य जीव जो क्या कहता है, आप शेर, चीता, हाथी, हिरन, क्या आप इनकी हत्या करते हैं तो आपको जेल हो जाएगी। जैसे सलमान खान ने काला हिरण का क्या कर दिया था, शिकार कर दिया था। उस समय अब से लगभग 1999 के करीब का मामला है, मतलब 25-26 साल हो चुके हैं उस मामले को, अभी तक चल रहा है। अब कौन सी मूवी बनी थी उस समय, तो उस समय आपकी हम साथ साथ मूवी बनी थी, उसमें ये हुआ था मामला। तब से लेके आज तक मामला अभी तक टला नहीं है। वो सलमान खान के हिरन के पीछे कितने 24-25 साल, अरे मतलब सज़ा नहीं हुई तो जेल में, वहाँ तो अदालत में तो जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं एक सेलिब्रिटी होकर उसकी कितना लंबा खिंचा है। तो आपको क्या है, वन्य जीवों को क्या करना है, रक्षा करना है। फिर आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आपने देखा होगा कि जो हमारी रेलवे क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। रेलवे क्या हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, रोडवेज है, सार्वजनिक संपत्ति है। लोग मैं क्या कहते हैं, आग लगा देते हैं। अभी इसी जो आपका 2019 में हुआ था मामला, कौन सा मामला हुआ था, CCA लागू हुआ था, उसमें आप देख रहे हैं कि ट्रेन जला दी, कहीं पर बस जला दी, इतनी तोड़फोड़ हुई थी। और अभी आपका ग्रुप डी NTPC का मामला हुआ था, वहाँ पर ट्रेन के डिब्बे जला दिए थे, बसों में तोड़फोड़ की थी। तो क्या एक सरकारी प्रॉपर्टी है, हमें इनकी रक्षा करना चाहिए, ना कि हमें इनको तोड़ना चाहिए। ये हमारा मौलिक कर्तव्य 9 कहता है। हमें सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ये क्या है, सरकारी है। आप देखना, आप प्राइवेट रोडवेज में क्यों कम जाते हैं लोग, प्राइवेट रोडवेज को तोड़ के देखो, सारा जुर्माना आप पे धर देगा वो। 4 लाख की, अगर 4 लाख का नुकसान हुआ है, 10 लाख रुपए वसूलेगा वो, और आपको देना पड़ेगा। आप ये समझ लो, अगर आप होटल में रोटी खा के आते हैं, अगर पैसे नहीं चुका पाते हैं, बटन भी ले लेता है, यहाँ तक कि आपको क्या बर्तन भी मार देते हो आप। जब तक वो वसूल नहीं कर देता है जो आपने खाया था किसी लड़की के चक्कर में या किसी के चक्कर में, तो जब तक उससे वसूल नहीं कर लेता है तब तक आपको छोड़ता नहीं है। फिर आपका 10 आता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ावा देने का सतत प्रयास करें। मतलब मैं कोई कंपनी खोली और उसमें 10 वर्कर रखे, तो उनका 10 वर्कर का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, वो भी क्या अग्रसर हो रहे हैं, मतलब निर्भर हो रहे हैं अपने आप पर। उनको 10,000 या 15,000 20 रुपये तनख्वाह मिल रही है, वो भी अपना वो कर रहे हैं। और एक व्यक्ति विशेष, मुझसे सरकार टैक्स ले रही है, मान लो 20% ले लिया है, 10% ले रही है, जो भी टैक्स आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, सरकार को भी फायदा हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, व्यक्ति विशेष और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या उत्कर्ष, मतलब क्या होना है, उनका विकास होना चाहिए। या क्या कहते हैं, जैसे गरीबी क्षेत्र में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति काम करके आता है तो उसे कोई व्यक्ति है खेत में काम करा रहा है, तो जो फसल हो रही है, मान लो नराई गुड़ाई करवा रहा है, तो उसके लिए मजदूरी देता है। मगर 10 लोग लगवाए तो उनको जो मजदूरी चली उस हिसाब से उनको पैसा देता है। मगर उसके लिए 40,000 या 20,000 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है नहीं होता है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, मतलब 5 लाख से आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो उससे जो व्यक्ति काम करते हैं उनको भी क्या हो गए, वो सामूहिक गतिविधि हो गए, सरकार को टैक्स दिया जाता है। उससे हमारी सरकार क्या करती है, बहुत सारे सुविधाएं दे रही है। जो आप पेंशन ले रहे हो, राशन कार्ड पे जो गेहूँ ले रहे हो, क्या दे रही है, एक टैक्स के द्वारा आपसे टैक्स लेती है, तभी तो गेहूँ वगैरह ये सब कुछ दे रही है। जो आप पेंशन लेते हो 6,000 रुपये सालाना, मोदी कोई घर से थोड़ी दे रहे हैं आपके लिए, आपको टैक्स वसूला जाता है, तब ये किसी योजना के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, विकास की ओर, मतलब आपको क्या करना है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी उत्कर्ष
सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ावा देने का सतत प्रयास करना है। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे। फिर आपका आता है 11, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना क्या ये अनिवार्य है और ये माता पिता का क्या है कर्तव्य है। मान लो कोई 6 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है या लड़की है लड़का है, आपको जो उसके माता पिता है उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को स्कूल छोड़कर आए और स्कूल से लेके आए, उसको स्कूल भेजे। उनकी माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को स्कूल भेजें। अगर जो माता पिता हैं वो स्कूल को बच्चों के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उसके अधिकारों का हनन करता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, अरे हमारे टाइम पे भी होता था, अगर किसी के माँ बाप है मान लो कोई लेडीज है बतला रही है, अरे बतलाने जा तू चले जा स्कूल ना जा, गेहूँ गाड़िया जा शिवाला गाड़िया ये जा शिवाला गार्डन जा रहा है, मगर क्या है उसके किसके अधिकार क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। प्रत्येक माँ बाप का फर्ज है, कर्तव्य है कि आप 6 से 14 साल तक के बच्चों से मजदूरी काम ना कराएं, उसको स्कूल भेजें ताकि वो आने वाले टाइम में उस कंडीशन जो स्थिति आ रही है उसका सामना कर सके। क्या आने वाले समय में जो स्थिति आ रही है आने वाले समय में उसकी स्थिति का सामना कर सके। और क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रावधान है कि अगर किसी के जो माता पिता होते हैं, कोई किसी का जो पिता हैं वो पीने वाले हैं तो कहेंगे पापा छोड़ आओ स्कूल तक गए, दिमाग खराब मत कर, भेजने हैं तब ये भेज दे ना, क्यों जाके पिटाई करवा रही तू जा रही है तो तू करे आ जाए। तो ये देखते हैं आप सिटी क्षेत्र में देखते हैं, अगर कोई बच्चा है तो आपने देखा होगा कि बच्चा अगर 18 साल तक का होता है तब भी उसके माँ बाप क्या होता है, या तो माँ आती है छोड़ने या पिता आते हैं। मैंने खुद देखा था दिल्ली में कि जिनके बच्चे लड़के ऐसे लगता है कि उनके 42 लाख हो गए, मगर क्या उनके माँ बाप उनको लेने आते हैं छोड़ने आते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हो तो जा रहा हो, उन्हें जाई ना पता हमारा लड़ा कहाँ जा रहा हो, तलैया पर खेल रहा हुआ या खेत में घूम रहा हुआ है या काके तक खा कर रहा हो, कुछ कर रहा हो नहीं पता। और शाम को आ जाता है 4 बजे पढ़े आओ, हाँ पढ़े आओ। और इस ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल स्कूलों में नहीं जाते कि हाँ एक बार महीने में या 2 महीने में स्कूल में देख के आए कि हमारा पढ़ता है बच्चा, पढ़ता है नहीं पढ़ता है। ये आपका कर्तव्य है, आपको स्कूल में 1 बार 2 महीने में जाना चाहिए कि हमारा बच्चा डेली आता है नहीं आता है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। फिर क्या हो जाता है, बच्चा पढ़ता है तो ठीक है, रातों बाहर निकल जाता है कमाओ, फिर वही लोग रोते हैं, फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो लोग। तो अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें खुद पढ़ना चाहिए। अगर खुद पढ़े होते तो बच्चों पर और क्या वो चूतिया ना बना दे तुम्हें। तो ये तो थे आपके मौलिक कर्तव्य। अगर आपसे पूछे जाए फॉर्सेबल कौन से सकता है, 1 और आपका 7वां और आपका कौन सा 11वां, ये आपके क्या है मूल कर्तव्य है। क्या है आपके मूल कर्तव्य है, आप पे दबाव बनाया जा सकता है। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे आपके अगर राष्ट्र का पालन नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हुई, कानूनी कार्रवाई तो नहीं की जाएगी, मगर आपको क्या आपको उसके प्रति क्या अनादर नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति या कोई जो विशेष स्कूल में जाता है, अगर उस समय राष्ट्रगान का समय है तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रिंसिपल मैडम जो बच्चे होते हैं सबको खड़ा किया जाता है। अगर आपको राष्ट्रगान गाना नहीं आता है फिर भी आप क्या रहें, खड़े रहें। फिर आप प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन करते हैं तो आप क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप जीव जंतु की मौत करते हैं, जैसे किसी हाथी को मारते हैं लाभ के चक्कर में, खाल दांत शेर की खाल के चक्कर में, हाथी को दांत के चक्कर में, तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल होगी। आप चंदन की लकड़ी काटते हैं, आप बहुत सारे पेड़ हैं जो उनको काटते हैं, आप क्या है वो प्राकृतिक दृष्टि से क्या है मूल्यवान है, अगर आप उनका दोहन करते हैं तो आपको सज़ा होगी। फिर आपका कर्तव्य है कि आप माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल तक के बच्चों को आप स्कूल नहीं पहुंचाते हैं तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप उसके क्या कर रहे हैं, आप एक आर्टिकल 21 का क्या कर रहे हैं, आप हनन कर रहे हैं, उन बच्चों के मूल अधिकार का क्या कर रहे हैं, आप हनन कर रहे हैं। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और बच्चों क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है और आर्टिकल 32 के तहत आपको क्या होगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ और आपको सजा भी दी जाएगी। आपसे कहा जाएगा, आपको सतर्क किया जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। और हाँ मैं आपको बता दूं, इससे आर्टिकल DPSP के बाद जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं
जिनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन आप मिला के देख लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, जय भीम।